जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल टारगेट हब में। मैं एसपी चौधरी एक बार फिर आपके सामने हाजिर हुआ हूं रेलवे एएलपी के लिए साइंस क्वेश्चन के साथ। जैसा कि आप सभी को पता है, हमने इसकी 11 क्लासें हैं वो लगा ली है। अगर वो पिछली वाली क्लासें आपने नहीं देखी है तो इस क्लास के आई बटन या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के आप पिछली वाली क्लासें देख सकते हैं, या फिर आप प्ले लिस्ट में जाओगे तो कंटिन्यू सभी क्लासें आपको देखने को मिलेगी। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और आज अपन इस क्लास के अंदर है वो 20 क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। तो जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि अपन जैसे ही नेक्स्ट वीडियो लेके आए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना अपने सभी दोस्तों के साथ में, ताकि सभी दोस्तों को क्लास का लाभ मिले, उन्हें भी पता लगे भी रेलवे एएलपी में साइंस के किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उससे कैसे सोल्व करते हैं। रही बात पीडीएफ की, तो पीडीएफ है वो आपको टारगेट हब एप्लीकेशन पे मिलेगा। टारगेट हब एप्लीकेशन का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो वहां से जाकर के आप टारगेट हब एप्लीकेशन को डाउनलोड करें और प्रत्येक क्लास की पीडीएफ और प्रीवियस ईयर के पेपर की पीडीएफ और यहाँ पे टेस्ट सीरीज है वो आप इसी एप्लीकेशन पे आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी। हमने एएलपी के लिए स्पेशल साइंस की टेस्ट सीरीज शुरू कर रखी है, जिसमें आपको 1000 प्लस क्वेश्चन है वो देखने को मिलेंगे। तो आप अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए आज से ही टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखो भी आज की क्लास का, प्रत्येक 4 ओम के 2 प्रतिरोध 5 वोल्ट की बैटरी के साथ समांतर क्रम में संयोजित है, तो परिपथ में प्रवाहित कुल धारा का मान आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पे आपको दे रखा भी दोनों समांतर क्रम में है भी, यानी प्रत्येक 4 ओम के 2 प्रतिरोध है और प्रत्येक क्या है, समांतर क्रम में है। समांतर क्रम में है तो तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने का फॉर्मूला आपको पता है भी, एक बटा आर इक्विवेलेंट बराबर क्या होता है, ये हो जाएगा 1 बटा आर वन प्लस में 1 बटा आर टू, इस प्रकार से होगा। तो यहाँ पे आर वन का मान कितना 4 है, तो 1 बटा 4 प्लस में आर टू का मान भी 1 बटा 4 है, ये आर टू का मान भी 4 है तो 1 बटा 4 हो जाएगा। इसका जो एलसीएम आएगा वो 4 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 बटा 4। आपको चाहिए आर का मान, तो आर का मान कितना आ जाएगा, तो आर का मान आपके पास में हो जाएगा 2 ओम। कितना आ जाएगा भाई, 2 ओम आ जाएगा। ये मान है वो किसका है, ये मान 1 बटा आर का मान है। आपको चाहिए आर का मान, तो आर का मान 2 ओम हो जाएगा। अब यहां से ओम का नियम लगा दो। ओम का नियम क्या कहता है, वी बराबर आई आर कहता है। आपको आई ज्ञात करना है, तो आई बराबर क्या हो जाएगा, वी अपॉन में आर हो जाएगा। वी आपके पास में कितना है, तो 5 है। आर आपके पास में अभी आपने निकाला है 2 है, तो ये आपके पास में 5 में 2 का भाग दोगे तो 2.5 एम्पियर आ जाएगा, जो कि आपका राइट आंसर होगा 3 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। मटर के पौधों पर मेंडल के प्रयोग के कुछ निष्कर्ष नीचे दिए गए हैं, जिनमें से एक के अलावा अन्य सभी सही हैं। गलत निष्कर्ष का आपको चयन करना है। तो यहाँ पे देखो भी, जीनों का पृथक्करण युग्मकों के निर्माण के दौरान होता है, ठीक है। प्रत्येक युग्मक में एक ही जीन के 2 प्रतिरूप होते हैं। जीन विशिष्ट इकाई के रूप में वसांगत होते हैं और जीन युग्म में आते हैं। अब आपको यहाँ पे समझने की जरूरत ये है भी, एक तो इसने नाम दे दिया युग्मकों, एक तो नाम दे दिया इसने युग्मकों और एक नाम दे दिया युग्मों। अब इनका मतलब क्या होता है, तभी आप इस क्वेश्चन को समझ पाओगे। तो युग्मक का मतलब होता है, पहले इसका जो मतलब समझते हैं। युग्मों का मतलब क्या होता है, युग्म का मतलब होता है जोड़ा। क्या होता है, जोड़ा। इसका मतलब होता है जोड़ा। जैसे ये मान लो भी ए और बी ये जोड़े के रूप में है, ठीक है। और इनका मतलब है युग्मों का मतलब होता है जोड़ा। और युग्मकों का मतलब होता है अलग अलग होना, यानी ए अलग हो गया इसमें से और बी है वो अलग हो गया, ये होता है युग्मक। यानी ये एक युग्मकों है और ये भी क्या है, युग्मक है। लेकिन युग्मों का मतलब क्या होता है, जोड़ा होता है। तो यहाँ पे जीन है वो जोड़े में आते हैं, यानी युग्मों में आते हैं, जोड़े में आते हैं, बिल्कुल सही बात है, अभी जोड़े में आते हैं। और जीन विशिष्ट इकाई के रूप में वसांगत होते हैं, बिल्कुल सही बात है, विशिष्ट इकाइयों के रूप में वसांगत होते हैं, ठीक है। और प्रत्येक, यहाँ पे देखो भी, जीनों का पृथक्करण युग्मों के निर्माण के दौरान होता है। अब ये मान लो भी ये जोड़ा है ए और बी, और मैंने मान लिया भी जीन है वो यहाँ पे एक्स और वाई है। जीन क्या है, एक्स और वाई है। अब जीन युग्मों में आती हैं, यानी जोड़े में आती हैं। अब इसके अंदर है वो जीन क्या है, ये मान लो भी एक्स और वाई है, इसके अंदर जीन है वो एक्स और वाई है, ठीक है। अभी जो
जीन है वो भी क्या है, जोड़े में आते हैं, तो यहाँ पे एक्स और वाई जोड़े के रूप में आ गए। अब जीन जो अलग होगी ना वो हो जाएगा जब इसका युग्मक अलग होगा, यानी युग्मों से युग्मक अलग होंगे, यानी ए अलग हो जाएगा और बी अलग हो जाएगा। तो ये मान लो भी इसमें एक्स जीन आ गया और इसमें वाई जीन आ गया, तब ये युग्मों में जीन का जो निर्माण है वो अलग अलग हो जाता है, जीन है वो पृथक हो जाता है, अलग अलग हो जाता है। बिल्कुल सही बात है, जीनों का पृथक्करण युग्मों के निर्माण के दौरान होता है। बिल्कुल सही बात है, पृथक्करण यानी अलग अलग है वो युग्मों के निर्माण के दौरान होता है। ये युग्मक, ये युग्म हो गए और ये युग्मक हो गया। ठीक है, आगे देखो भाई, प्रत्येक युग्मक में एक ही जीन के दो प्रतिरूप होते हैं। बिल्कुल गलत बात है, प्रत्येक युग्मक में एक ही जीन के एक ही प्रतिरूप होता है। भी प्रतिरूप का मतलब होता है फोटोकॉपी एक प्रकार से। भी यहाँ पे एक्स और वाई दोनों है यहाँ पे, तो इसमें एक्स आ जाएगा और इसमें भी वाई चला जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया भी, यहाँ पे दो नहीं होगा, एक ही प्रतिरूप होगा। भी तो ये क्या है, गलत है, गलत निष्कर्ष का चयन करना था आपको, तो बी इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही उत्तर का चयन करना है। अधिकांश कार्बन यौगिक विद्युत के कुचालक होते हैं। बिल्कुल सही बात, अभी अपवाद के रूप में ग्रेफाइट हो जाता है, इसका अपवाद के रूप में भी ग्रेफाइट है वो विद्युत का सुचालक है। कार्बन यौगिकों के गलनांक और कवथनांक है वो निम्न होते हैं। बिल्कुल सही बात है, लेकिन अपवाद के रूप में आपका जो हीरा है वो कार्बन का ही एक अपरूप है और इसका जो गलनांक है और कवथनांक है वो बहुत ज्यादा मात्रा में, ये अपवाद के रूप में है, ये कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दोनों की दोनों बातें हैं, अधिकांश कार्बन यौगिक विद्युत के कुचालक होते हैं और कार्बन यौगिकों के गलनांक और कवथनांक है वो निम्न होते हैं। दोनों के दोनों सही हो जाएंगे, तो बी ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी विलयन में बनने वाले अविलेय पदार्थ को क्या कहा जाता है। तो बनने वाले अविलेय पदार्थ को अवक्षेप बोलते हैं। अवक्षेप का मतलब होता है जो किसी के अंदर विलय नहीं है, पानी के अंदर भी विलय नहीं है, यानी किसी भी पदार्थ के अंदर विलय नहीं है, ये एक प्रकार से ठोस के रूप में रहेगा। तो आपका बी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसके अंदर आपको बताना है भी, गुर्दा मनुष्य में, गुर्दा है वो मनुष्य में उत्सर्जन और प्राशन का अंग है। किन दो पदार्थों का विनिमय गुर्दे के द्वारा किया जाता है। अब गुर्दा CO2 जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसका विनिमय करता है क्या? बिल्कुल गलत बात, नहीं करता। यानी इनका जो विनिमय है आदान प्रदान, यानी आदान प्रदान करना, विनिमय का मतलब ही ये होता है भी आदान प्रदान करना। तो गुर्दा है वो CO2 का आदान प्रदान नहीं करता। CO2 का आदान प्रदान तो अपने फेफड़े करते हैं। भी जल का कर लेता है लेकिन ऑक्सीजन का नहीं करेगा, ऑक्सीजन का फिर फेफड़े करते हैं। जल और लवण का है वो आदान प्रदान करता है, ये बिल्कुल सही बात है। तो आपका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसने बोला भी किसी दिए गए पदार्थ के एक तार की लंबाई L है और प्रतिरोध R है। उसी पदार्थ से निर्मित 9 गुनी लंबाई और समान अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले एक अन्य तार का प्रतिरोध इनमें से किसके बराबर होगा। तो यहां से समझना भी प्रतिरोध का फॉर्मूला क्या होता है, R बराबर होता है रो L अपॉन में A होता है। यानी कहने का मतलब है R और L की दोस्ती होती है। R और L की दोस्ती है, जितना R बढ़ाओगे उतना ही आपका L बढ़ जाएगा, जितना L यानी जितनी लंबाई बढ़ाओगे उतना ही आपका प्रतिरोध बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे इसने बोला भी दिए गए पदार्थ की तार की लंबाई L है और R प्रतिरोध है और उसी पदार्थ से निर्मित है। तो इसका मतलब है वो यहाँ पे आपका जो प्रतिरोधकता है, रो है प्रतिरोधकता है, वो क्या है, नगण्य मान लेना है, यानी कांस्टेंट है, भी उसी पदार्थ से बना हुआ है, समान पदार्थ से बना हुआ है। तो यहाँ पे रो आपका क्या हो जाएगा, एक प्रकार से कांस्टेंट हो जाएगा। उसके बाद में इसने बोला है भी अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल, और समान ही आपका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, तो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल एक प्रकार से कांस्टेंट हो जाएगा। लेकिन कर क्या रहा है, ये लंबाई में वृद्धि कर रहा है और लंबाई में 9 गुना लंबाई कर रहा है। तो इसका मतलब आपका जो प्रतिरोध है वो भी 9 गुना हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा, 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 9R हो जाएगा। अभी आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है, पानी से भरे बिकर के अंदर रखे नींबू आकार में अपेक्षाकृत बड़े दिखाई देते हैं, इसका कारण क्या है। तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण दिखाई देता है। अभी यानी प्रकाश के अपवर्तन के कारण हम पानी के अंदर पेंसिल डुबोते हैं तो पेंसिल मुड़ी हुई दिखाई देती है, अपने पाँव है वो छोटे दिखाई देते हैं। तो ये किसके कारण दिखाई देते हैं, तो ये अपने प्रकाश के अपवर्तन के कारण दिखाई देता है। यानी प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, यानी विरल माध्यम से संघन माध्यम में जाता है, विरल माध्यम से जब संघन माध्यम में जाता है
तो वो अविलंब की ओर क्या है, झुक जाता है और उसकी जो गति है वो कम हो जाती है, जिसके कारण है वो हमें ये बड़ा दिखाई देना, छोटा दिखाई देना, मुड़ा हुआ दिखाई देना, ये हमें प्रतीत होता है। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसने बोला भी एक अवतल लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई वस्तु द्वारा लेंस से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर एक आभासी सीधा प्रतिबिंब निर्मित होता है, तो लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन आपको ज्ञात करना है। अब इसके अंदर देखो भी यहाँ पे आपको वस्तु यानी यू की जो कंडीशन दी है वो 30 सेंटीमीटर दे दी हुई, और लेंस कौन सा है, अवतल लेंस है। अवतल लेंस कैसा होता है, ऐसा होगा। अब ये अवतल लेंस है, ये मुख्य एक्स हो गया, थोड़ा सा समझना यहाँ पे। अब जैसे ही इसके पैरेलल कोई किरणें आ रही है, इसके पैरेलल कोई किरणें आएगी तो ये क्या करेगा भी, यहां से इस प्रकार से फैला देगा भी। अवतल लेंस है वो किरणों को फैलाने का कार्य करता है, तो इस प्रकार से फैला देगा। जब इसको वापस पीछे की ओर लेके आएंगे, जब इसको पीछे की ओर इन किरणों को बढ़ाएंगे, तो ये एक बिंदु पर हमें क्या है, मिलती हुई प्रतीत होगी। प्रतीत होगी तो इसका मतलब क्या हो गया, आभासी प्रतिबिंब। याद रखना अवतल लेंस और उत्तल दर्पण हमेशा और हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनाते हैं भी, आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनाते हैं। याद रखना अवतल लेंस और उत्तल दर्पण ये दोनों के दोनों आभासी प्रतिबिंब बनाते हैं हमेशा और हमेशा। कोई दो ही कंडीशन होती है, दो कंडीशन इसमें होती है और दो कंडीशन इसमें होती है। अब इसका मतलब हो गया भी प्रतिबिंब आपका यहां पे बना है, प्रतिबिंब दर्पण लेंस के सामने बना है, प्रतिबिंब लेंस के सामने बना है, तो इसका मतलब बाईं ओर बना है। और बाईं ओर सारी की सारी जो दूरियां कैलकुलेट करते हैं अपन नेगेटिव लेके कैलकुलेट करते हैं। और जो कोई भी ऑब्जेक्ट रखा होता है वो दर्पण हो चाहे लेंस हो, उसके सामने रखा होता है, इसका मतलब भी वो बाईं ओर रखा होगा। बाईं ओर रखा होगा तो अपन जो ऑब्जेक्ट की जो लेंथ है वो भी अपन क्या करेंगे, नेगेटिव में कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे आवर्धन का फॉर्मूला क्या होता है, लेंस का मैग्निफिकेशन m बराबर होता है v अपॉन में u, v अपॉन में u होता है। तो यहाँ पे v का मान कितना है, तो v का मान 10 सेंटीमीटर है, तो माइनस का 10 लेंगे। और u का मान कितना है, वही वस्तु, v क्या होता है, प्रतिबिंब की दूरी होता है, और u होता है वस्तु की दूरी। वस्तु की दूरी कितनी है, 30 सेंटीमीटर, और ये भी बाईं ओर है, तो इसको भी अपन क्या करेंगे, 30 नेगेटिव में लेंगे। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, तो ये आगे आपके पास में 1/3, जो कि आपका राइट आंसर होगा 3 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसके अंदर आपको बताना है भी यहाँ पे निम्न में से क्या ओजोन परत के क्षरण का परिणाम नहीं है, परिणाम नहीं है ये आपको बताना है। तो पृथ्वी से सूर्य से पृथ्वी पर अधिक पराबैंगनी किरणें आना, बिल्कुल सही बात है। अभी जब ओजोन परत का ह्रास होगा, एक प्रकार से ओजोन परत की क्षरण होगा, तो क्या होगा अभी, तो ये पराबैंगनी किरणें हैं वो अधिक मात्रा में आएगी, बिल्कुल सही बात है। प्रतिरक्षा तंत्र का कमजोर होना, तो प्रतिरक्षा तंत्र भी कमजोर होगा, हमारे शरीर के ऊपर है वो इसका दुष्प्रभाव पड़ेगा। और उसके बाद में त्वचा के ऊपर कैंसर होगा, त्वचा कैंसर भी हो सकता है, ये भी बिल्कुल सही बात है। लेकिन ओजोन परत, जब ओजोन परत में क्षरण होगा यानी ओजोन परत की कमी आएगी, तो सुनामी ये नहीं होगा, भी परिणाम सुनामी वाला ये नहीं होगा। तो आपका राइट आंसर होगा 1 नंबर ऑप्शन, सुनामी आना है ये ओजोन का कारण नहीं है भी, ठीक है। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, पौधों में परिवहन की कुछ विशेषताओं का उल्लेख नीचे किया गया है, कौन सा विकल्प गलत विशेषता को दर्शाता है ये आपको बताना है। तो यहाँ पे देखो भी ये आपके सामने विशेषताएं दे रखी है। जाइलम जल का परिवहन करता है, बिल्कुल सही बात है। और फ्लोएम है वो फल का, फ्लोएम है फल, या फिर ये बोल सकते हैं भी भोजन का परिवहन करता है, बिल्कुल सही बात है। जल और भोजन दोनों की गति द्विदिशीय होती है, बिल्कुल गलत बात है। द्विदिशीय का मतलब होता है दोनों दिशाओं में, यानी भोजन की जो गति होती है ना वो तो द्विदिशीय होती है, यानी दोनों दिशाओं में होती है। लेकिन जल की जो गति होती है वो द्विदिशीय नहीं होती, वो एक दिशीय होती है, भी एक ही दिशा में होती है, एक दिशीय होती है, एक ही दिशा में होती है। और वो कौन सी होती है, नीचे से ऊपर की ओर होती है। भी भोजन जो जल की गति है वो नीचे से ऊपर की ओर होती है, लेकिन भोजन की गति द्विदिशीय होती है। तो ये आपका बी ऑप्शन है वो बिल्कुल गलत हो जाएगा। वाहिकाएं और वाहिनिकाएं ये मर्त कोशिकाएं होती हैं, चालनी नलिकाएं हैं वो जीवित कोशिका होती है, बिल्कुल सही बात है भी, ठीक है। आगे देखो नेक्स्ट आपके सामने, जल की गति साधारण भौतिक बलों के द्वारा होती है। जो जल की गति होती है वो साधारण भौतिक बलों के द्वारा हो जाती है, लेकिन भोजन की जो गति होती है, भोजन की गति के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, बिल्कुल सही बात है। भोजन को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए पौधे के पास में ऊर्जा होनी चाहिए, तभी वो भोजन है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफर कर पाएगा। लेकिन जल है वो भौतिक बलों के द्वारा हो जाता है, ये बिल्कुल सही बात है। लेकिन बी ऑप्शन इसमें आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भी कौन सा विकल्प गलत है ये आपको बताना था, तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। अगला
क्वेश्चन देखो भी, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। अब इसके अंदर बताना है भी डायनमो में विद्युत धारा के सिद्धांत का उपयोग करके उत्पन्न की जाती है। तो डायनमो में विद्युत धारा है वो किसके सिद्धांत का यूज करेंगे तो धारा वो उत्पन्न करेंगे, तो वो आपका राइट आंसर होगा विद्युत चुंबकीय प्रेरण। डायनमो है वो आपका विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ट्रांसफार्मर है ये भी आपका विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ये चीजें याद रखना भी, डायनमो में विद्युत धारा है वो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत का उपयोग करके अपन क्या है उत्पन्न करेंगे। तो आपका राइट आंसर होगा 1 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। दी गई द्विविस्थापन अभिक्रिया, ये क्या है, द्विविस्थापन अभिक्रिया है। इसमें P और Q के स्थान पर क्रमशः क्या आएगा। अब द्विविस्थापन अभिक्रिया में अभिकर्मकों का क्या होता है, आदान प्रदान होता है भी, विनिमय होता है एक प्रकार से अभिकर्मक का। तो यहां पे देखो भी कोई अभिकर्मक P था, ठीक है, और वो यहाँ पे P और Q इसके स्थान पे बताना भी क्या होगा। तो ये अन्य Cl है, अन्य Cl है, तो यहाँ पे Ag यानी सिल्वर है। अब सोडियम है ना वो ज्यादा अभिक्रियाशील होता है किससे, सिल्वर से। तो यहां से जो भी अभिकर्मक होगा, यानी जो सिल्वर के साथ में जो भी जुड़ा होगा उस यहां से सिल्वर को क्या कर देगा, विस्थापित कर देगा और खुद यहाँ पे सेट हो जाएगा। तो जो सिल्वर के साथ में जो भी था वो था क्या, NO3 था भी, NO3 यानी नाइट्रेट था। तो यहां से ये बन गया अन्य Cl, यानी Ag को यहां से विस्थापित किया और खुद उसकी जगह बैठ गया। तो ये हो जाएगा NaNO3 यानी सोडियम नाइट्रेट। क्या बन गया, सोडियम नाइट्रेट बन गया। और यहां पे फिर बाकी बच गया क्या, बाकी यहां पे Cl क्लोरीन बच गया। तो ये बनेगा आपका AgCl, ये क्या बन जाएगा, AgCl बन जाएगा। तो यहां से P के स्थान पे क्या था, NO3 था, NO3, और Q के स्थान पे क्या आ जाएगा, Cl आ जाएगा। तो NO3 और Cl आपका राइट आंसर हो जाएगा भी। तो NO3 Cl 1 नंबर ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसमें आपको बताना भी नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का आपको चयन करना है। तो यहाँ पे है, आधुनिक आवर्त सारणी में 18 ऊर्ध्वाधर स्तंभ जिन्हें समूह कहते हैं, ग्रुप बोलते हैं, और आधुनिक आवर्त सारणी में 7 क्षैतिज पंक्तियां हैं जिन्हें आवर्त कहते हैं। अब ऊर्ध्वाधर स्तंभ का मतलब हो गया भी ये एक इस प्रकार से खड़ी जो लाइनें हैं वो क्या है, ऊर्ध्वाधर स्तंभ है, जिनकी संख्या कितनी है, टोटल 18 है, 18 ग्रुप बनते हैं। और इस प्रकार से जो क्षैतिज लाइनें हैं उन्हें अपन क्या बोलते हैं, आवर्त बोलते हैं। आवर्त सारणी के अंदर आवर्त बोला जाता है। तो इनकी संख्या कितनी है, 7 है, और जो खड़ी लाइनें हैं उनकी संख्या कितनी है, 18 है। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट है वो सही है, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे देखो भी, निम्न में से कौन सा एंजाइम प्रोटीन का विखंडन करता है। तो प्रोटीन का विखंडन लाइपेज एंजाइम है ना, ये वसा का विखंडन करता है, वसा का विखंडन करता है। टाइलिन एंजाइम है ये हमारे लार के अंदर पाया जाता है। टाइलिन एंजाइम और अमाइलेज है ये अपने लार के अंदर पाए जाते हैं। जो स्टार्च या फिर बोले भी कार्बोहाइड्रेट का क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट को माल्टोज के अंदर कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पे आपका पेप्सिन एंजाइम है, ये कहाँ पे पाया जाता है, तो पेप्सिन एंजाइम है ये अमाशय के अंदर बनता है भी, ये अमाशय के अंदर बनता है, जो कि पै से पेप्सिन और पै से प्रोटीन का विखंडन करता है पेप्सिन एंजाइम। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे देखो भी, श्वेत प्रकाश का कांच के प्रिज्म में प्रवेश करते ही 7 घटकों में विभाजित होना क्या कहलाता है। तो 7 घटकों में विभाजित होना प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाता है। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाता है, बी ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का प्रकीर्णन और प्रकाश का परावर्तन। अपवर्तन क्या होता है, यानी संगन माध्यम विरल माध्यम से संगन माध्यम में जाना, तो प्रकाश का अभिलंब की ओर मुड़ जाना, प्रकाश की गति कम हो जाना, वो अपवर्तन माध्यम होता है। प्रकाश का प्रकीर्णन का मतलब होता है प्रकाश का फैलना। प्रकाश का प्रकीर्णन का मतलब होता है प्रकाश का फैलना। जैसे कोहरे के अंदर है वो प्रकाश फैल जाता है, कोहरे में प्रकाश फैलता है। और एक प्रकार से जैसे प्रिज्म, जैसे कोई धूल के कण है, धूल के कण से टकराने के बाद में प्रकाश का फैलना, वो भी क्या प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। और प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन होता है यानी टकरा कर के वापस जाना, वो प्रकाश का परावर्तन होता है। और प्रकाश का वर्ण विक्षेपण का मतलब होता है भी प्रकाश का विभाजन होना। 7 घटकों के अंदर अलग अलग विभाजन होना ही प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाता है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है HNO3। HNO3 क्या होता है भी, HNO3 होता है नाइट्रिक अम्ल।
HNO3 प्लस में KOH, KOH ये क्या है, ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, और बन गया क्या, KNO3 बन गया, यानी पोटेशियम नाइट्रेट, और प्लस में H2O बन गया। अब उपरोक्त अभिक्रिया एक उदाहरण है, ये क्या है, ये आपका HNO3 है, ये आपका अम्ल है, ये आपका क्या है, अम्ल है, और KOH ये आपका क्या है, क्षार है। अम्ल और क्षार की जब अभिक्रिया होती है तो क्या बनता है, लवण और जल बनता है, और उस अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया बोलते हैं। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है अगला क्वेश्चन। अब इसके अंदर आपको बताना भी शक्ति P हो गया, धारा I हो गया, और प्रतिरोध R हो गया, और विभवांतर V हो गया, के बीच में गलत संबंध की पहचान करनी है आपको। तो यहां से मैं फॉर्मूला बता देता हूं भी, P के 3 फॉर्मूले होते हैं, पावर यानी शक्ति। P बराबर क्या होता है आपका, VI होता है, और यहां पे P बराबर दूसरा फॉर्मूला इसका हो जाएगा I स्क्वायर R हो जाएगा, और तीसरा फॉर्मूला है वो P बराबर हो जाएगा V स्क्वायर अपॉन में R हो जाएगा। ये 3 फॉर्मूले होते हैं आपके P यानी पावर यानी शक्ति के। तो यहाँ पे I स्क्वायर R होता है, न कि I R स्क्वायर। तो यहाँ पे यही गलत हो जाएगा, 1 नंबर ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। V यहाँ पे विभवांतर हो जाएगा भी, और I धारा हो जाएगा, और R प्रतिरोध हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है, गोलीय दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी कितनी है, ये आपको बतानी है। तो ध्रुव और फोकस के बीच में कोई भी गोलीय दर्पण ले लो आप, ये गोलीय दर्पण है आपका, कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है, और ये आपका मुख्य एक्स है। तो यहाँ पे ध्रुव कौन सा है, ये ध्रुव हो जाएगा, जिसे P से डिनोट करते हैं, और ये आपका क्या हो गया, फोकस हो गया, और ये आपका क्या हो गया, वक्रता केंद्र C हो गया। अब ध्रुव से और फोकस के बीच की जो दूरी है, इसको किस पदों में लिखा जाता है, तो इसे अपन F से लिखते हैं, फोकस दूरी से, या फिर दूसरे शब्दों में लिखें तो इसको अपन बोल सकते हैं R अपॉन में 2 होता है। R क्या होता है, त्रिज्या होती है, और त्रिज्या का आधा कर दे तो ये फोकस दूरी हो जाएगी। तो आपकी राइट आंसर होगा 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है, एक उत्तल लेंस वस्तु के आकार के दुगने आकार का वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब निर्मित करता है, तो लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन किसके बराबर होगा। तो लेंस का आवर्धन फॉर्मूला क्या होता है, m बराबर होता है आपके पास में v अपॉन में u। v क्या होता है, यहाँ पे v होता है प्रतिबिंब की दूरी, और u होता है वस्तु की दूरी। तो दोगुने आकार का वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब प्राप्त करता है। तो यहाँ पे दोगुना आकार का मतलब क्या हो गया भी, इसके अंदर कंडीशन ये होती है भी, अगर आपका आवर्धन 1 है, अगर आपका आवर्धन 1 है तो इसका मतलब है भी जो प्रतिबिंब बनेगा वो बराबर बनेगा, प्रतिबिंब है वो बराबर बनेगा। अगर 1 से छोटा है, 1 से अगर छोटा है तो इसका मतलब प्रतिबिंब है वो छोटा बनेगा, बराबर नहीं बनेगा, छोटा बनेगा। और 1 से बड़ा है, 1 से बड़ा है तो इसका मतलब क्या हो गया भी, प्रतिबिंब है वो बड़ा बनेगा। दूसरी बात इसमें ये आती है भी, एक तो प्लस का निशान आता है और एक माइनस का निशान आता है। आवर्धन के आगे प्लस का निशान है तो इसका मतलब हो गया भी आपका जो प्रतिबिंब बना है वो कैसा है, आभासी है, आभासी है, हमेशा याद रखना। और अगर माइनस का निशान है आवर्धन के सामने तो इसका मतलब क्या हो गया, प्रतिबिंब है वो वास्तविक है। अब इसने बोला क्या, दुगुना आकार है, तो यानी 1 के तो बराबर होता है, तो 1 का दुगुना यानी 2 गया भी दुगुना आकार है प्रतिबिंब का, तो इसका मतलब 1, अगर आवर्धन 1 होगा तो इसका मतलब बराबर होगा प्रतिबिंब वस्तु के, लेकिन दुगुने आकार का तो इसका मतलब है वो आपका आवर्धन है वो दोगुना हो गया, 2 हो जाएगा आपका आवर्धन। और यहाँ पे वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बता रहा है, तो यहाँ पे आवर्धन किस में होगा, फिर नेगेटिव होगा। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, -2। तो आपका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी, के पौधे की पत्तियों में मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है। तो मेथेनोइक जो अम्ल है वो कहाँ पे पाया जाता है, तो इमली में तो टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है, संतरे में सिट्रिक अम्ल होता है, ठीक है, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल होता है। तो बिस्बुंटी के जो बुंटे होते हैं ना, बिस्बुंटी होती है, उसमें क्या है, मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है। तो डी ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, नेक्स्ट आपके सामने है। तो इस प्रकार से अपने 20 क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाते हैं। आई होप आपको प्रत्येक क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई भी क्वेश्चन में आपको डाउट लगती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं, आपके डाउट को क्लियर किया जाएगा। क्वेश्चन कैसे हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं भी। ये आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं सारे के सारे, और इनकी हमने टेस्ट सीरीज भी बना रखी है। भी टेस्ट सीरीज आपको टारगेट हब एप्लीकेशन पे मिलेगा। कोई भी दोस्त क्लास की पीडीएफ और प्रीवियस ईयर के पेपर की पीडीएफ डाउनलोड करना चाहता है तो हमारे टारगेट हब एप्लीकेशन को डाउनलोड करना पड़ेगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो वहां से जाकर के इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा। और प्रत्येक क्लास की पीडीएफ और प्रीवियस ईयर के पेपर की पीडीएफ है वो आपको इसी एप्लीकेशन के माध्यम से मिलेगी।
रही बात टेस्ट सीरीज की, तो हमने एएलपी के लिए स्पेशल साइंस की टेस्ट सीरीज शुरू कर रखी है भी, जिसमें आपको 1000+ क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन रहेंगे। तो अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए आप आज से ही टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।